वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। किस तरह के डिफरेंसेस? दोज में बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल एंड बिहेवियरिस्टिक। ये सब डिफरेंसेस कहाँ होते हैं? अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द same parents. Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirant Principles of Inheritance and Variation. Class 12 का Chapter 5 लेके आई हूँ आपके लिए। इसके अंदर हम बात करेंगे Types of Variation and its Causes. Variations are classified in two ways. दो तरह से इन्हें classify किया जा सकता है। As per nature of cells, it affects as per degree of differences produced. Variations दो तरह की होती हैं, एक होती है somatic और दूसरी होती है germinal या plastogenic. Somatic variations are the variations which affect the somatic or body cells of the organisms. इन्हें modifications कहा जाता है। modifications या एक्वायर्ड करेक्टर्स, ये बाय बर्थ नहीं होते हैं, बाद में एक्वायर किए गए करेक्टर्स हैं ड्यूरिंग द होल लाइफ टाइम। इसी के बेसिस पे लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। विजमैन ने भी एक थ्योरी दी जो सोमेटिक वेरिएशंस आती हैं जब एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, उसी के साथ वो भी खत्म हो जाती हैं। So these variations are non-inheritable, यानी कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में दिखाई नहीं देती। ये तीन तरह के फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, सेकेंड इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड थर्ड इज कॉन्शियस एफर्ट्स। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर। सोमेटिक वेरिएशंस का मेन कॉज हो सकता है न्यूट्रिशन। कुछ इंडिविजुअल्स को अच्छी डाइट मिलती है और कुछ को नहीं। यहाँ पे हम हनी बी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि एक क्वीन है और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। क्वीन की डाइट होती है रॉयल जेली, वर्कर की डाइट होती है वर्कर जेली। अलग अलग तरह की उनकी डाइट होती है, उसके बेसिस पे ही वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर होता है हैबिटेट। जिस तरह के हैबिटेट में कोई इंडिविजुअल रहता है वैसे ही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है फेंडुलस फिश की। ये एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, इसे स्टॉकर्ड्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि फेंडुलस फिश के एग्स को एक पेट्री डिश में रखा, उसमें सी वाटर डाल दिया गया और फिर उसके ऊपर मैग्नीशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स डाल दिए गए। बाद में उन एग्स से जो फिश बनी that was single-eyed fish instead of two normal lateral eyes. Next environmental factor is better conditions. Suppose दो rabbits ले लिए गए, कौन सा rabbit ज़्यादा healthy होगा? Of course, जिसको अच्छी डाइट दी गई है उस रैबिट को अच्छे से एक साफ सुथरे घर में रखा गया, इसके साथ साथ अच्छी डाइट भी दी गई। लेकिन दूसरा रैबिट गंदे से केज में रख दिया गया। वो रैबिट जो अच्छी कंडीशंस में पला वो हेल्दी रहा, वो स्ट्रॉन्ग भी बना। नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं रेननकुलस प्लांट की। जिन प्लांट्स को अच्छे से साफ सुथरे पानी में रखा गया, उनकी ट्रांसपिरेशन भी अच्छी थी तो वो अच्छे से ग्रो हुए, उनके लीव्स ज्यादा ग्रीनर थे। वो लीव्स जिन्हें पानी नहीं प्रॉपर मिल पाया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी उनमें कम हो गया। वो प्लांट्स जो मॉइस्ट और ह्यूमिड एरियाज में होते हैं वो अच्छी ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। जिन ऑर्गन्स को ज्यादा यूज किया जाता है और कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेस्टिकेशन ऑफ फूड। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत सारी कहानियां तो सुनते ही होंगे कि किस तरह से वो पुराने टाइम में गन्ना यानी कि शुगर केन पूरा का पूरा लेते थे और उससे दांतों से छील के चूसते थे। इस तरह से वो गन्ने के जूस को एंजॉय करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गन्ने का जूस एक ग्लास में डाल के पीते हैं, दांतों को तो यूज ही नहीं करते। उसमें एक मशीन जूस निकाल देती है और हम उसे पी लेते हैं। टीथ ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं तो वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। छोटे होते से ही बच्चों को छोटी छोटी बाइट्स खिलाई जाती हैं। इसी वजह से जैसे जैसे वो बड़े होते हैं
उनके टीथ बहुत कमजोर हो जाते हैं। आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी देखा होगा कि वो बाएं हाथ से लिखते हैं। बचपन से ही वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम राइट हैंड को ज्यादा यूज करते हैं, वो लेफ्ट हैंड को उतना ही फास्ट यूज कर पाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये छोटा सा डियर श्रब्स खा रहा है। वो श्रब्स के पत्तों तक पहुंच पा रहा है। जैसे जैसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो उसके जैसे ही होगी। ना वो ज्यादा अपनी टांगों को यूज कर रहा है, ना ही वो अपनी नेक को ज्यादा यूज कर रहा है। लेकिन वहीं आप दूसरे एनिमल को देखें, वो ऊंचे ट्रीज के लीव्स को पसंद करता है। वो अपने माउथ को ऊपर खींच रहा है, उससे उसकी नेक में खिंचाव आ रहा है। ऊपर जंप करने में उसकी लेग्स भी यूज हो रही हैं। तो धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन में लेग्स की यूसेज और नेक की यूसेज के कारण उसकी नेक पतली होती चली गई, लंबी होती चली गई और टांगें भी पतली और लंबी होती चली गई। दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ज्यादातर हायर एनिमल्स में शो होता है। वो ऑर्गन्स जो कॉन्टिन्यूसली यूज में होते हैं वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गन्स जो नहीं यूज में होते, वो कम डेवलप हो पाते हैं, जैसे कि मैंने अपनी अर्ली एग्जांपल्स में बताया। इसी तरह से रेसलर या प्लेयर अपने मसल्स को यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी स्किन धीरे धीरे ढीली हो जाती है, मसल्स डेवलप नहीं हो पाते और वो वीक रह जाता है। एनिमल्स में बात करें लायन, टाइगर या बियर की, जिन्हें जू में रखा जाता है, वो वीक होते हैं कंपेयर टू दोज एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद अपना शिकार ढूंढना होता है। वो अपना पेट भरने के लिए शिकार को चेज करते हैं, उनकी मसल स्ट्रेंथ लगती है, तो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉन्शियस एफर्ट्स। कॉन्शियस एफर्ट्स एक तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि उनमें पाई जाती हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रिसीविंग एजुकेशन। हम ह्यूमंस हर तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेट करते हैं खुद को। एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, धीरे धीरे उसकी नॉलेज इंक्रीज होती चली जाती है, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करता है, सीखता चला जाता है। दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ सम पेट्स। आपने पेट्स तो रखे ही होंगे अपने घर में, अपने डॉग्स को आप ट्रेनिंग तो देते हो। नेक्स्ट वन इज बोरिंग ऑफ पिन्ना। कुछ लड़कियां अपने कान छिदवा लेती हैं, कान में 5-5 छेद करवा लेती हैं, उनका अपना एक शौक होता है। सो अगेन अ कॉन्शियस एफर्ट। लॉन्ग नेक, कुछ ट्राइब्स में ये एक प्रचलन है, उनका एक कस्टम है, नेक को लॉन्ग रखा जाता है। इसी तरह से चाइना में छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे के बने छोटे छोटे जूते पहना दिए जाते हैं, जिससे कि उनके पांव बहुत छोटे रह जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉन्जाई की। बड़े प्लांट को छोटा ही रखा जाता है, एक पॉट में उसे डेवलप किया जाता है। कुछ टाइम के बाद उसकी रूट्स और स्टेम्स को काट दिया जाता है, जिससे कि वो प्लांट छोटा रह जाता है। कह सकते हैं कि बड़े प्लांट का एक छोटा सा मिनिएचर या उसका रेप्लिका। अभी तक हम बात कर रहे थे सोमेटिक वेरिएशंस की। अब बात करते हैं जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस की। ये प्रोड्यूस होती हैं इन द जर्म सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेबल। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक वो आगे जाती हैं। कई बार होता है कि पेरेंट्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स दिखाई नहीं देते जो कि बच्चों में दिखाई देते हैं। वो ट्रेट्स कहाँ से आते हैं? वो एंसेस्टर्स से आते हैं। कुछ जनरेशन्स तक वो ट्रेट्स दिखाई नहीं देते, लेकिन अचानक से नेक्स्ट जनरेशन में वो दिखाई दे जाते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, ब्लड ग्रुप्स, कलर ब्लाइंडनेस, बैल्डनेस, आई कलर एटसेट्रा। ये जर्मिनल वेरिएशंस किस तरह से अपीयर होती हैं? ड्यू टू recombination of genes, due to modification in structure of chromosomes, due to change in chemical nature of genes by polyploidy,
बाय रेडिएशंस। जैसे हमने बात की कि डिफरेंसेस आते हैं तो उनकी क्षमता कहाँ तक होती है, इन्हीं के बेसिस पे वेरिएशंस होती हैं कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। तो दो तरह की जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं, कॉन्टिन्यूअस and discontinuous. Continuous variations are also called fluctuating variations. इन्हें fluctuating variations क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये fluctuate करती हैं नॉर्मल टाइप से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम। ये फ्लक्चुएशंस थोड़ी थोड़ी होती हैं और इंडिस्टिंक्ट होती हैं। ये वेरिएशंस अनस्टेबल और नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। अगर ग्राफ की बात करें, अगर एक्स एक्सिस पे हम एक कैरेक्टरिस्टिक को रखें, सपोज हाइट को, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखें, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच हाइट ग्रुप, ग्राफिकली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ बेल शेप्ड कर्व। हमने बात की कि वेरिएशंस आती हैं रिकॉम्बिनेशंस ऑफ चेन्स से। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस शो करती हैं रिकॉम्बिनेशंस। वो रिकॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं? बाय चांस सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो जाता है बिटवीन द क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। चांस कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स का हो जाता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये वेरिएशंस कहलाई जाती हैं रिकॉम्बिनेशन। इस फिगर में आप देख सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर शोन है। आप देख सकते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, और सेकेंड फिगर में मिडल में आप देख सकते हो कि ये मियोसिस के दौरान एक कियाज्मा शो कर रहे हैं। ब्लू क्रोमेटिड और रेड क्रोमेटिड आपस में जुड़ रही हैं, और नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि रेड के साथ वो ब्लू पार्ट ज्वाइन हो गया है और ब्लू के साथ रेड पार्ट ज्वाइन हो गया है। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह से जब नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। इन रिकॉम्बिनेशंस के कारण वेरिएशंस आ जाती हैं। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस की दो टाइप्स होती हैं। पहले बात करते हैं सब्सटेंटिव की। दे इन्फ्लुएंस अपीयरेंस इंक्लूडिंग शेप, साइज, वेट, कलर ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हाइट को, या फिर नोज की शेप को, स्किन कलर को, कलर ऑफ आईज, हेयर, लेंथ ऑफ फिंगर्स और टोज, गाय भैंस से जो दूध मिलता है उसका कितना यील्ड है, कितनी क्वांटिटी है, या पोल्ट्री में देखा जाए तो एग्स कैसे हैं। ये सब एग्जांपल्स आ जाती हैं सब्सटेंटिव के अंडर। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन की सेकंड टाइप होती है मेरिस्टिक। मेरिस्टिक इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पार्ट। जैसे कि गेहूं का एक फ्लोरेट होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होती हैं, कितने दाने ग्रेन्स के होते हैं, या एल्थिया फ्लावर के कितनी एपिकैलिक्स की ब्रैकेट्स होती हैं। हाइड्रा में नंबर ऑफ टेंटिकल्स, अर्थवर्म में नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इस तरह की कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस को कहते हैं मेरिस्टिक वेरिएशंस। आगे मैं आपको एक फिगर दिखा रही हूँ, इसमें छोटे छोटे शेल्स शोन हैं। आपको ये बताना है क्या ये सब्सटेंसिव कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है या मेरिस्टिक continuous variation. Next is discontinuous variation. Discontinuous variations को sports कहते हैं, saltations कहते हैं, या फिर mutations भी कहा जाता है। Mutations होता है abrupt evolutionary change. Discontinuous variations are sudden, unpredictable, inheritable departure from the normal without any intermediate stage. कॉन्टिन्यूअस में होता है कि कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं, लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें की म्यूटेशंस शो होती हैं उसे म्यूटेंट कहते हैं। डी व्रीज ने एक थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसका बेसिस भी डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस था। ये फिगर देखें और बताएं कि इस फिगर में क्या सेम है और क्या डिफरेंसेस हैं, और ये किस तरह की एग्जाम्पल है। जल्दी से कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस का कारण क्या होता है। कारण होता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। किस तरह की क्रोमोसोमल चेंजेस आ जाती हैं, जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर थ्रू एन्यूप्लॉइडी and
पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी होता है एब्नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाए एक हैप्लॉइड सेट में। पॉलीप्लॉइडी होता है कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए। चेंज इन जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ड्यू टू एडिशन, डिलीशन और चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। ये चेंज कैसे शो होता है इस फिगर में आप देख सकते हैं। किसी क्रोमोसोम की एक जीन सेगमेंट डिलीट हो जाए तो उसे डिलीशन कहते हैं, कहीं पे वो सेगमेंट डबल हो जाए तो डुप्लीकेशन कहते हैं, कहीं पे वो इन्वर्स हो जाए तो इन्वर्जन कहते हैं, कहीं पे वो जाके किसी दूसरे क्रोमोसोम में इंसर्ट हो जाए तो इंसर्शन कहते हैं। और अगर दो क्रोमोसोम्स अपनी सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लें तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे बस आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं इस फिगर के थ्रू। जैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की टाइप्स होती हैं उसी तरह से डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस की भी दो टाइप्स होती हैं, सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। सब्सटेंसिव वो होती हैं जो कि शेप, साइज और कलर को इफेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि शॉर्ट लेग्ड एनकॉर्न शीप, यहाँ पे आप देख सकते हो मदर शीप एंड फादर शीप है, ईव एंड रैम, और उनका जो बेबी होता है जो सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज शॉर्ट लेग्ड। ये डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट इज हॉर्नलेस कैटल। कैटल में हॉर्न नहीं होते। कैट्स और डॉग्स में बाल नहीं होते। हेयरलेस कैट्स और डॉग्स। ह्यूमन बॉडी पे कई बारी कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, उन्हें पाई बेल्ट पैचिंग कहते हैं। कई बारी बच्चों में बहुत छोटे छोटे हाथ हो जाते हैं, उसे ब्रैकीटेक्टाइली कहते हैं। कुछ बच्चों में फिंगर्स फ्यूज्ड होती हैं जिसे सिनटेक्टाइली कहते हैं। इस तरह की वेरिएशंस को सब्सटेंटिव डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस कहा जाता है। आगे बात करते हैं मेरिस्टिक वेरिएशंस की। मेरिस्टिक डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस अफेक्ट करती हैं नंबर ऑफ पार्ट्स पे। फॉर एग्जांपल पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली होता है ह्यूमंस में 6 या 6 से ज्यादा फिंगर्स होना या टोज होना। ऋतिक रोशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसकी 6 फिंगर्स हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेरिस्टिक डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दे रही हूँ एक माइंड मैप। वेरिएशंस कब अपीयर होती हैं, क्यों अपीयर होती हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं, सोमेटिक वेरिएशंस कैसे हो जाती हैं, जर्मिनल वेरिएशंस क्यों होती हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एंट्रेंस कॉर्नर लेके आई हूँ आपके लिए। डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस डाटा गिवन है, प्लॉटेड है। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा कैन बी प्लॉटेड ऑन अ बार चार्ट। यहाँ पे एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स की गिवन है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ शोन है ऑन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल शोन है। सेकेंड ग्राफ कॉन्टिन्यूअस डाटा से रिलेटेड है। इसे प्लॉट किया जाता है एज हिस्टोग्राम। जो कर्व बनती है दैट इज बेल शेप्ड। इस तरह के ग्राफ को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। एक्स एक्सिस पे हाइट शोन है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर ग्रुप में, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।